लाइव है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे और बड़े ही शानदार, बेहतरीन, खूबसूरत अंदाज में आप सभी लोग अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। आशा करता हूँ आप सभी का रिवीजन एकदम शानदार चल रहा होगा, बहुत बढ़िया तरीके से आप तैयारी में जुटे हुए होंगे। और आशा करता हूँ कि मैराथन में भी आप सभी जुड़े होंगे, जिसमें अगर आपने पूरी मैराथन वो ली है या नहीं भी ली है तो सभी ले लेना। उसमें आपके बेसिक क्वेश्चंस के सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। और मैंने उस मैराथन में कोशिश की है कि हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक से सवाल कवर हो जाएं। 190 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने उसमें डाले हैं, जिसमें आपको एक फीलिंग आएगी कि हाँ, हमारे हर एक चैप्टर का बेसिक पार्ट तो इसी में कवर हो गया है। बाकी चूंकि अभी मैंने मैराथन ली है वो 4.5 घंटे की मैराथन थी और बीच में बस आधा घंटे का ब्रेक मिला है, तो मैराथन के चलते थोड़ी सी टायर्डनेस तो हो ही जाती है, थोड़ी सी थकान तो हो ही जाती है। बट फिर भी हम इस क्लास को करेंगे जैसा कि वादा किया था। आधा घंटे की लगभग इस क्लास को मैं ज़रूर लूँगा। इसमें हमें 2 टॉपिक ख़त्म करने हैं, दो कि हैं जनरेटर और मोटर, जनित्र और आपके मोटर, वो हम ख़त्म करेंगे इस क्लास में। अब चाहे वो आधा घंटे में हो, चाहे 35 मिनट में हो, चाहे 25 मिनट में, ठीक है। चलिए, तो आज का क्वेश्चन है मेरा आपसे। कल हमने पढ़ा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और मेरा सवाल है इससे कि बताइए एक परिनालिका के लिए, एक सोलेनॉइड के लिए, एक सोलेनॉइड के लिए निम्नलिखित में से चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन सही है? चलो, तो परिनालिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? ए ऑप्शन है बी बराबर म्यू नॉट एन आई बाई एल। बी ऑप्शन है बी बराबर म्यू नॉट इंटू एन आई। सी ऑप्शन है बी बराबर म्यू नॉट बाई एन। और डी ऑप्शन है मेरा आप सभी से बी बराबर म्यू नॉट एन का स्क्वायर आई बाई एल। बताओ कौन सा ऑप्शन है? चलो, इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं मैराथन के बाद फिर क्लास? ये एनर्जी होती है किसी के द्वारा, मतलब अपने द्वारा किए गए वादों को निभाने की। जब हम प्रॉमिस कर चुके होते हैं तो एक उसूल है कि भाई फिर उन प्रोमिस को निभाना चाहिए अगर संभावनाएं हैं। अगर मुझे थकान महसूस होती तो फिर मैं ना भी लेता आपकी मैराथन, लेकिन मुझे पता था एक टॉपिक ख़त्म करना है, अगर इसको ख़त्म नहीं करेंगे फिर ये कल की क्लास में करना पड़ेगा। अब आराम से कल की क्लास को फ्रेश तो भी स्टार्ट कर लेंगे। बहुत बढ़िया क्लास ली है और क्वेश्चन भी सही किए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर आपने क्लास ली थी तब तो आपके बेसिक बिल्कुल कवर हो जाएंगे, ज़बरदस्त। ए राइट आंसर है, वेरी गुड। तो ए आंसर ऑप्शन हो जाएगा, जो कि है म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। ठीक है, चलो। तो इसमें कल हमने हेडिंग डाली थी जनरेटर एंड मोटर, और जनरेटर एंड मोटर में हमने ये भी देखा था कि कौन सा किस तरह की एनर्जी को कन्वर्ट करता है। जनित्र व मोटर में हमने देखा था कि कौन सा किस तरह की ऊर्जा को रूपांतरित करता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे इसमें कि आखिर इनसे क्या क्या प्रश्न पेपर में बनते हैं। तो प्रश्न जो पेपर में बनेंगे उसको मैं साथ के साथ कराता हुआ चलूंगा। बाकी पहले इनके काम करने का तरीका समझो आप प्रॉपर। अगर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बन गई, एक बार आपने इन चीज़ों को गहराई में समझ लिया, तो प्रश्न चाहे जो भी बने, मैं वादा करता हूं आप उसको समझ जाओगे। ठीक, पहली बात तो ये है कि जनरेटर और मोटर दोनों अलग चीज़ नहीं है, दोनों एक ही चीज़ हैं। उनमें पार्ट्स यानी कि उनके अंदर जो भाग होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। उनके अंदर जो काम करने की प्रणाली होती है वो बिल्कुल समान होती है। तो हम अच्छे से जनरेटर को सीखेंगे, जनित्र को सीखेंगे, और उसके बाद हम बढ़िया तरीके से मोटर को भी उसी से समझ जाएंगे। तो अगर मैं जनरेटर का आपको डायग्राम दिखाने की कोशिश करूं, भाई नेट चलेगा? अगर मैं जनरेटर आपको दिखाऊं तो आप सभी वैसे तो जानते ही हैं जनरेटर को। यार नेट का सही रखा करो, बीच बीच में ज़रूरत पड़ जाती है, ये चल ही नहीं रहा। चलो कोई नहीं, जनरेटर तो खैर आप सभी ने देखा होगा। तो आप सभी क्या देखते होंगे जनरेटर में कि एक सेक्शन होता है जिसमें एक शाफ्ट ऐसे अंदर जा रही होती है, और एक उसके ऊपर इंजन लगा होता है। यहाँ उसमें हम डीजल डालते हैं। अब इंजन में क्या होता है वो हमें नहीं पढ़ना हालांकि, बट थोड़ा सा समझो कि डीजल में आग लगती है, आग लगने की वजह से शाफ्ट घूमती है, और इस सेक्शन के अंदर जब ये शाफ्ट घूमती है तो यहाँ से हमें
बिजली मिल जाती है। यही बात होती है। और बिल्कुल सेम टू सेम मोटर में भी ऐसा होता है। ये मोटर होती है, उसमें एक शाफ्ट लगी होती है, यहाँ पर हम बिजली देते हैं और बिजली देने की वजह से ये शाफ्ट घूम जाती है। तो बस हमें ये पढ़ना है, शाफ्ट, बिजली वाला हिस्सा और उसके अंदर वाला हिस्सा। ना मुझे जनरेटर में इस बात से मतलब कि ये शाफ्ट कहाँ से घुमाई जा रही है। भाई चाहे तुम डीजल डाल के घुमाओ, चाहे तुम इसको टरबाइन की मदद से घुमाओ जहाँ से पानी से एनर्जी मिलती है, चाहे तुम पवन ऊर्जा से घुमाओ, किसी से भी घुमाओ, मुझे मतलब नहीं है। अब देखिए कुल मिला के मेरे पास क्या अरेंजमेंट है दोनों ही चीज़ों में। एक सेक्शन ये है, ये होता है, और इसमें रहती है एक शाफ्ट। ये मान लो एक शाफ्ट इसमें लगी हुई रहती है, और यहाँ पे ये बिजली का सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम होता है। ठीक है, ये भाई जनरेटर में क्या होगा, शाफ्ट घूमेगी, आपको बिजली मिल जाएगी। मोटर में क्या होगा, बिजली दोगे, शाफ्ट घूम जाएगी। बात है इसके अंदर की कहानी क्या है, और यहीं से केवल और केवल सवाल होते हैं। ठीक है, चलो अब जनरेटर को समझ लेते हैं, मोटर आपको खुद समझ में आ जाएगी। आओ, अब आज तक केवल आपने ये सुना होगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है जनित्र के द्वारा। एग्जाम्पल ले लो कि हम जनित्र पढ़ रहे हैं, हम पहले जनरेटर पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपने केवल ऐसा पढ़ा, आज हम इसको देखेंगे भी कैसे। देखो, देखिए जो जनरेटर होता है, अगर कभी आपने उसे खोल के देखा हो तो यहां पर लगी होती हैं चुंबक। जैसे ये क्या है, ये दो चुंबक है, ये ऐसे गोल सेक्शन होता है ना, तो एक चुंबक ये होती है, एक चुंबक ये होती है, आपस में ऐसे मिली होती हैं। इनमें अंदर ये शाफ्ट होती है, ये ऐसे चुंबक होती हैं। तो दो लगी होती हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, एक एक यहाँ लगी होती है और एक ये लगी होती है। ये दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती हैं। इस पर लिपटा हुआ होता है ढेर सारा कॉपर का तार, बहुत सारा कॉपर का वायर इसमें लिपटा हुआ होता है। बिल्कुल कैसे, देखो ऐसे। अगर आप देखें तो ये लाल लाल वाला जो सेक्शन है, ये मैंने एक जनरेटर का मॉडल बनाया है। आप चाहो तो इसे मोटर का भी कह दो, दोनों तो एक ही काम करेगा। फिलहाल ये जनरेटर का है। बहुत बढ़िया, मैराथन की सभी ने ली, सभी को अच्छी लगी, बहुत सारा प्यार। ये मैराथन तो स्पेशली आर्मी के लिए डिज़ाइन थी, तुम्हारे लिए भी मैं एक बार सिलेबस ख़त्म हो जाए तो प्रैक्टिस सेट भी शुरू करूँगा, और मैराथन क्लासेस भी मैं कोशिश करूँगा संडे में लगाया करेंगे। तो मतलब आपकी भी तैयारी को बिल्कुल दमदार स्तर पे पहुंचा के ही छोड़ेंगे। हालांकि आपकी 15 अप्रैल से साइंस की जो क्लास सर ने बताई है, उसमें सौरभ सर बस आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी कराएंगे। फिजिक्स की क्लास मैं ही कराऊंगा आपको। बस थोड़ा सा 22 तारीख को ना मेरी सारी क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी लगभग, मतलब 3 क्लासेस डिफेंस की ख़त्म हो जाएंगी, टोटल 4 क्लासेस चली हुई है। तो सुबह के समय एक क्लास में प्रैक्टिस की लगा दूंगा, जिसमें हम लोग फिजिक्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, बट वो लगेगी 22 तारीख के बाद। तो अभी 15 तारीख से साइंस की प्रैक्टिस सेट में आप सौरभ सर के साथ जुड़िए, केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स की प्रैक्टिस मैं कराऊंगा। निश्चिंत रहिएगा, प्रैक्टिस में भी ऐसे सवालों को रखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उन सभी परीक्षाओं के जो आपके स्तर की ही हैं। मतलब एक अच्छे स्तर की तैयारी हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, चलो अब ये देखिए, तो ये हैं वो मैग्नेट, ये हैं दो चुंबक। देखिए आपको दिख रहा होगा कि इसमें तो काले काले कलर के अंदर ना चुंबक लगी हुई हैं, आपको हल्का हल्का दिख रहा हो। ये ब्लैक ब्लैक मैग्नेट लगी हुई हैं, और ये येलो कलर का आपको दिख रहा हो तो वायर बहुत सारा लिपटा हुआ है। यहाँ देखिए, ये बहुत सारा इस लाल से सेक्शन पे ये येलो कलर का वायर बहुत सारा लिपटा हुआ है। ठीक है, ये वायर लिपटा हुआ है। अब फैराडे साहब ने क्या कहा, अगर मैं जनित्र पढ़ रहा हूं तो मैं पढ़ता हूं जनित्र का सिद्धांत, मैं पढ़ता हूं जनित्र का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर किसने दिया, तो ये दिया फैराडे साहब ने। ये किसने दिया, फैराडे साहब ने दिया, सर फैराडे ने दिया। और सर फैराडे क्या कहते हैं कि ये जो सिद्धांत है, किसका सिद्धांत है, ये है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, यानी कि ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये है, फैराडे साहब ने ये कहा कि अगर आप दो चुंबकों के बीच में किसी चालक को, कंडक्टर को, जैसे यहाँ पे कॉपर वायर है,
को घुमाते हो तो यहाँ पे क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है। भाई दो चुंबक हैं तो चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र काटा जाएगा बार बार। इसके कटने से आपको वोल्टेज मिलेगा या आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, मोटी मोटी भाषा में ऐसे समझो। तो फैराडे साहब अपने प्रेरण के सिद्धांत में ये कहते हैं कि अगर दो चुंबक के बीच में, दो चुंबक तुमने रखी तो अपने आप ही चुंबकीय क्षेत्र बन गया। भाई मैग्नेटिक फील्ड आपस में बना हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब उस चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक अपनी ताकत दिखा सकती है। अब तुम इसमें किसी चालक तार को बार बार घुमाओगे तो ये डिस्टर्ब होगा, कटेगा। महसूस करो कि ये दो चुंबक हैं इस कमरे में जहां भी आप बैठे हैं और बहुत सारे तार आपने बांध रखे हैं। अब तुम उनको ऐसे काटोगे तो सारे तार कटेंगे कटेंगे। तो उसने कहा, इस प्रक्रिया से फैराडे साहब ने कहा कि वैद्युत आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ऐसा क्यों होता है वो हमें कभी नहीं जानना। अच्छा चलो देख लेते हैं कि क्या ऐसा वास्तव में होता है। अगर होता है तो भाई होना ये चाहिए कि अगर मैं इसको घुमाऊंगा यहाँ से पकड़ के, अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो देखो ये आपको घूमता हुआ नजर भी आ रहा होगा, इन चुंबक के बीच में घूमेगी और ये बल्ब जो यहाँ लगे हुए हैं ये जलने चाहिए। पहले ही देख लो आप, इसमें कोई बैटरी वगैरह कुछ नहीं है, मेरे हाथों में कोई बैटरी नहीं है, कहीं आप ये कहो कि बैटरी की मदद से घुमा दिया। हल्की सी लाइट डिम करो भाई हरीश जी, ताकि इनको ये बल्ब दिख पाए। एक लाइट बंद कर दो, देख लेते हैं एक बार ऐसा होता है कि नहीं। और बंद, हाँ दिख जाएगा ना इतने में। तो देखो मैं इसको घुमाना शुरू करता हूँ, और बंद कर दो ताकि और अच्छे से दिख सके। देखो अब देखो, क्या इसको घुमाने से आपको बल्ब जलता हुआ नजर आ रहा होगा, है ना। ऑन कर दो, ठीक है, ये देखो, कर दो कर दो कर दो। तो इसको घुमाने से ये बल्ब आपको जलता हुआ नजर आया होगा। अब ये तो बहुत छोटे स्केल पे है, इसका यूज नहीं हो सकता, बहुत थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी है, ये बड़े स्तर पे बस सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट चलता है। तो देखो इतनी भारी भरकम चीज में कॉन्सेप्ट देखो, सिद्धांत देखो कितना ही आसान है। अब इन सब बातों को लिखे लेते हैं, सवाल कहां से बनता है। तो पहला सवाल तो यही हो गया, इसी को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी चुंबक की मदद से विद्युत लेना, मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर लेना। ठीक है, चलो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या कहता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहता है कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र को, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र को चालक द्वारा काटा जाए, तब ये कह दो आप विद्युत, बस बेसिक भाषा में मैं ये बोल रहा हूं कि तब विद्युत उत्पन्न होती है। क्या कोई ये बात पूछेगा? कभी कभी नहीं, बस आपसे ये पूछेगा कि जनित्र किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। भैया जनित्र करता है फैराडे साहब के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी सिद्धांत पर। इस बात को कभी कोई नहीं पूछेगा, बट फिर भी लिख लेते हैं, कम से कम पढ़ोगे तो याद रहेगी। आप कहोगे व्हेन आ मैग्नेटिक फील्ड is disturbed, a current is produced, या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस, ऐसे लिख दो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस। ठीक, अब सुनो, अब आपसे क्या पूछा जाएगा कि इसके पार्ट्स बताओ। इसके पार्ट्स क्या होते हैं। अब पार्ट्स को समझने से पहले हम मोटर को और समझ लें कि मोटर क्या होती है। अब यही मॉडल मोटर की तरह भी काम कर जाएगा। कैसे? देखो तुम सिर्फ क्या करो कि यहां से, जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, देखो ये वो हिस्सा है जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, तो यहां अगर मैं एक बैटरी लाके, मैं बना लूंगा इस मॉडल को भी, एक बैटरी लाके अगर मैं यहां इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दूं तो ये अपने आप घूमने लगेगा। ये जो मैं हाथ से घुमा रहा हूं ना, फिर ये मुझे घूमने लगेगा। भाई अभी मैं मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा हूं, यहां अगर मैं यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दूं, मतलब यहां मैं बस एक बैटरी लगा दूं यहां जहां मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, तो ये अपने आप ही घूमना शुरू हो जाएगा। तो विद्युत मोटर भी बहुत सिंपल सा सिद्धांत है। हालांकि विद्युत मोटर का सिद्धांत कभी नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी लिख लेते हैं कि मोटर का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, तो जनित्र का हो गया, मोटर का लिख लो। मोटर का सिद्धांत, ये ही पूरा का पूरा मॉडल बिल्कुल मोटर बन जाएगा बगैर एक भी पार्ट को बदले। तो पार्ट्स दोनों के सेम होते हैं। अब प्रिंसिपल क्या होता है मोटर का? भाई मोटर में कहा जाता है
कि जब किसी धारावाही चालक को, ये क्या है धारावाही चालक यानी कि कंडक्टर, ये कंडक्टर है, जब किसी धारावाही चालक को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा दी जाती है तो उस पर एक बल लगता है जो उसे घुमाना शुरू कर देता है। ठीक है, जो उसे घुमाना शुरू कर देता है। तो मेरे शेरों बहुत आसान है कि अगर हम किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रख दें और उसको विद्युत दें तो उस पर एक बल लगता है जो इसे घुमाना शुरू कर देता है। मोटर तभी तो घूमती है, लगातार उसकी शाफ्ट घूमती है, यही अरेंजमेंट होता है। आप देखो, बस यहां से आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो, ये घूमने लग जाती है। हालांकि इसका सिद्धांत कभी पूछा नहीं जाएगा, फिर भी मैं लिख देता हूं। आप लिखेंगे कि जब किसी धारावाही चालक को, जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत दी जाती है, विद्युत दी जाती है, तब यह घूमने लगता है। ऐसे कह दो, विद्युत दी जाती है तब इस पर एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है जो इसे घुमाता है। ऐसे लिखो प्रॉपर, जो इसे घुमाता, यानी कि आप कहेंगे when a conductor is placed in a magnetic field, when a conductor is placed in a magnetic field and a current is passes through it, a current is passes through it, then current induces, when a current is passes through it, then a force acts on it which rotates it, जो कि इसे घुमाने का प्रयत्न करता है। ये हो गया मोटर का सिद्धांत, बाकी ये कहीं पूछा तो नहीं जाएगा। अब देखिए यार, पता है मैं केमिस्ट्री बिल्कुल तुम्हें पढ़ा देता, मैंने बताया था मेरे शेरों की थोड़ा सा बहुत सारी क्लासेस के चलते ऐसा संभव नहीं है। बाकी फिजिक्स भी सर तो ये बोले थे कि वही सर करा देंगे फिजिक्स को, मेरी जो बात हुई तो फिर मैंने देखा टाइम टेबल आ चुका है, मैंने सर से बोला, अंकित भाटी सर से, तो वो कह रहे हैं कि भाई तेरे पास तो क्लास बहुत ज़्यादा है, फिर कैसे मैनेज करेगा। तो मैंने उनको बताया कि 22 तारीख को मेरी क्लासेस कम हो जाएंगी, उसके बाद ये फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट तो मैं ही लूँगा। तो उनसे बोल के ही प्रैक्टिस सेट मैंने आपका अलग से लिया है। चलो, तो ये हो गया मोटर का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटर। अब अगर हम इनके हिस्से देखें, पार्ट्स देखें, तो जनित्र और मोटर दोनों के सेम हिस्से हैं। अगर मैं पार्ट्स देखूं तो जनित्र और मोटर दोनों के सेम हिस्से हैं। हिस्से का मतलब आप ये कहिए, पार्ट्स, पार्ट से समझ जाएंगे ना, हिस्से का मतलब एक वैसी चीज लगेगी या चलो एक प्रॉपर वर्ड देख लेंगे हिंदी का, किस किस के हैं, दोनों के पढ़ रहे हैं हम, जनित्र एवं मोटर के, दोनों के सेम हैं, अलग अलग नहीं है, जनरेटर एंड मोटर। आओ देखते हैं एक बार इसमें क्या क्या लगे होते हैं। पहला हिस्सा होता है इनका, सबसे पहला होता है आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है, ये होता है आर्मेचर, जो शाफ्ट बाहर निकली होती है ना, उसको आर्मेचर बोलते हैं। तो पहला हिस्सा हो गया आर्मेचर। क्या आर्मेचर से कोई सवाल आएगा? कोई भी नहीं। इवन आपसे ये भी नहीं पूछा जाएगा कि आर्मेचर होता क्या है। सवाल आएगा एक हिस्से से, इसलिए मुझे सारे हिस्से पढ़ाने पड़ रहे हैं। भाई एक चुंबक तो लगानी पड़ेगी आपको, एक चुंबक लगानी पड़ेगी, एक मैग्नेट लगानी पड़ेगी, बहुत बढ़िया। अब तीसरी चीज देखो एक लगानी पड़ती है, दो चीज होती हैं या तो लगाओगे आप स्लिप रिंग, ठीक है, या लगाओगे आप स्प्लिट रिंग। यहां से सवाल आता है स्प्लिट रिंग, और स्प्लिट रिंग को बोलते हैं हम कम्यूटेटर भी बोलते हैं। स्लिप रिंग का मतलब सर्पी वलय, स्लिप रिंग का मतलब सर्पी वलय, और
स्प्लिट रिंग का मतलब है विभक्त वलय। ठीक है, अब देखो ये क्या बवाल होते हैं, समझो। आप ये समझें, मुझे बताओ, आप सभी ने देखी होगी एसी और डीसी, बहुत नाम सुना होगा, और कल से ही बच्चों के क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि सर एसी जनरेटर, एसी मोटर, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, एसी डीसी क्या होता है। पहले एसी डीसी को समझो, इसमें इतनी जगह छोड़ लेना थोड़ी, इसके आगे हम लिखेंगे अभी। अगले पेज पे हम समझते हैं पहले एसी और डीसी को, कि आखिर एसी और डीसी बवाल क्या है। एसी और डीसी, ठीक। डीसी होता है डायरेक्ट करंट, यानी कि दिष्ट धारा, दिष्ट धारा। और एसी होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। अब देखिए प्रत्यावर्ती धारा की प्रवृत्ति कैसी है। प्रत्यावर्ती धारा की प्रवृत्ति ऐसी है, हाँ पार्ट्स को भाग कह देंगे, बिल्कुल, हिस्से से अच्छा शब्द रहेगा भाग। धन्यवाद भाई, पार्ट्स का मतलब भाग। किसने बताया? अमित कुमार ने, बहुत बढ़िया भाई। आगे देखिए आप, एसी और डीसी का मतलब क्या है। एसी वो करंट होता है जो आपका पावर प्लांट से आता है। पावर प्लांट का मतलब जहां बिजली बन रही है। बहुत सिंपल तरीका है बिजली बनाने का। पानी इकट्ठा कर लिया, उसको जनरेटर की शाफ्ट पे डाल रहे हैं, शाफ्ट घूम रही है। वो इंजीनियरिंग है कि पानी डालने से शाफ्ट कैसे घूम रही है। या फिर हम क्या कर रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पे गए, वहां पे इतनी हमने हैवी हीट एनर्जी बना दी, पानी है, पानी गर्म हो गया, गर्म होकर भाप बन गया, उस भाप को हम उस शाफ्ट पे डाल रहे हैं, उससे शाफ्ट घूम रही है। या हमने उस शाफ्ट को सीधा जोड़ दिया पवन चक्की से, पवन चक्की घूम रही है, शाफ्ट घूम रही है, बिजली बन रही है। तो बहुत ही आसान तरीके हैं। अब ऐसी हर जगह से जो भी धारा आती है उसकी प्रवृत्ति होती है, उस करंट का नेचर होता है कि वो अपने चिन्ह को बदलेगी। एक बार प्लस होगी, एक बार माइनस में होगी, एक बार प्लस होगी, एक बार माइनस में होगी। इससे ज्यादा हमें इसकी गहराई में नहीं जाना है, बस हमें यही समझना है कि प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा है कि जो अपनी वैल्यू को लगातार बदलती रहेगी। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा है कि जो अपने डायरेक्शन को बार बार बदलेगी। जैसे अगर मैं देखूं प्रत्यावर्ती धारा को, तो वो कैसी होगी दिखने में, वो पहले जीरो से चलेगी। ये मान लो ये लाइन धारा दिखा रही है, ये लाइन दिखाती है धारा यानी कि करंट, और ये लाइन दिखाती है समय यानी कि टाइम। तो समय के अनुसार वो पहले क्या होगी, पहले प्लस में जाएगी और फिर माइनस में आएगी। जितनी प्लस में जाएगी उतनी ही माइनस में आएगी, जितनी प्लस में जाएगी उतनी ही लगातार वो माइनस में आएगी। तो एक तो ये हो गया कि ये समय के साथ अपनी दिशा को बदलेगी। अगर मैं देखूं प्रत्यावर्ती धारा में बस यही सवाल आएगा कि बताइए डायरेक्शन जो होती है वो बदलती है, तुम कहोगे हाँ, बस इतनी सी बात आएगा कि प्रत्यावर्ती धारा में दिशा बदलती है। फिर पूछेगा इसके परिमाण के साथ क्या सीन है भाई, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है। तो आप कहोगे भैया मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, यहां कितना है 0 एम्पियर, ठीक है, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, मैक्सिमम तक पहुंच गया, घटना शुरू हुआ, घटना शुरू हुआ, 0 हो गया। निगेटिव में बढ़ना शुरू हुआ, निगेटिव में बढ़ना शुरू हुआ, निगेटिव में मैक्सिमम पहुंचा, निगेटिव में घटना शुरू हुआ, घटना शुरू हुआ, और निगेटिव में 0 पहुंच गया। यानी कि इसकी जो वैल्यू है, इसका जो परिमाण है, वो लगातार बदलता चला जा रहा है। तो प्रत्यावर्ती धारा में दिशा और परिमाण लगातार बदलते हैं, दोनों चेंज होते हैं। ठीक है, बदलता है, परिमाण को लिखेंगे बदलता है, बस आपको ये याद रखना है। अब डीसी करंट क्या होता है, दिष्ट धारा क्या होती है। दिष्ट धारा मिलती है आपको कहां से, बैटरी से। जो शेल होते हैं आपके उनसे मिलती है, जो घर में बैटरी होती है उनसे मिलती है, जिसमें केमिकल भरे होते हैं, या आप टॉर्च में जो शेल डालते हैं, रिमोट में जो शेल डालते हैं, इन सब में केमिकल से जो मिलती है वो दिष्ट धारा मिलती है। भैया दिष्ट धारा का नेचर क्या है, दिष्ट धारा का नेचर है कि उसकी दिशा नहीं बदलेगी और परिमाण भी नहीं बदलेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना पहले, ना उसकी दिशा बदलेगी ना उसका परिमाण बदलेगा। तो अगर मैं दिष्ट धारा का ग्राफ ड्रॉ करूं, मैं उसको ग्राफ की मदद से समझूं, तो देखिए दिष्ट धारा क्या रहेगी कि अगर मैं कहूं ये धारा है यानी कि करंट है और ये समय है, तो मान लो
एक शेल तो वोल्टेज के हिसाब से आते हैं। मान लो तुम बाजार से खरीद के लाए 5 वोल्ट का सेल, 5 वोल्ट की बैटरी, 5 वोल्ट का सेल, तो वो जैसे ही ऑन करोगे तुम उसको, वो लगातार 5 वोल्ट देगा और वो 5 वोल्ट ही देता रहेगा जब तक वो डिस्चार्ज ना हो जाए। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि बोलो इसके परिमाण और दिशा के साथ क्या कहानी है, तो तुम कहोगे कि देखिए, ना तो इसकी दिशा बदलती है और ना ही इसका परिमाण बदलता है। ये है मेन चीज, नहीं बदलते हैं, यानी कि नेवर चेंजेस। अब उपकरण जो होते हैं ना, जैसे मान लो रिमोट है, ये हमारे पास एसी का रिमोट दिखाओ भाई, ये रिमोट है, ये डिजाइन ही ऐसा है, ये बनाया ही ऐसा गया है कि ये इस तरह की धारा पे चले जो कभी बदले ना, क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि इसको हम हमेशा इलेक्ट्रिकल ऐसी वाली धारा दे पाएं। भाई जो बोर्ड में से तुम्हें धारा मिलती है उसके लिए फिर तार लगाते फिरो, जबकि इसमें हमारी उम्मीद कौन सी होती है, इसमें हमारी उम्मीद होती है कि ये पोर्टेबल होना चाहिए। पोर्टेबल का मतलब कहीं भी लेके जा सकें। तो हर वो डिवाइस जिसमें हम चाहते हैं कि कहीं भी हम उसको ले जाएं, तो हम उसको ऐसे डिजाइन करते हैं कि वो इस धारा पे काम कर सके। जबकि बहुत सारी डिवाइस ऐसी होती हैं जो इसी धारा पे चलती हैं। अब सारी डिवाइस इस धारा पे क्यों नहीं चलती? तो ये बहुत थोड़ी धारा होती है, इसकी शक्ति बहुत थोड़ी सी होती है, परंतु इसकी शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जो ज़्यादा ताकतवर चीज़ें हैं वो इसी से चलाई जा सकती हैं। जैसे इससे ना छोटी छोटी मोटर चल सकती हैं, जैसे खिलौना गाड़ी की मोटर हो गई, लेकिन बड़ी मोटर इससे नहीं चल सकती हैं। जैसे तुम कहो चक्की चलाना चाहो, तुमने चक्की की मोटर देखी होगी, बहुत बड़ी होती है। पानी उठाने वाली मोटर देखो तो वो इससे नहीं चल पाएगी, क्योंकि उसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। या इससे चलाने की भी कोशिश करोगे तो बहुत सारी बैटरी लगानी पड़ जाएंगी। इतना तुम चक्की चला के पैसा नहीं कमाओगे जितना बैटरी लगाने में खर्चा चला जाएगा। जबकि इससे तो खाली 2 फेज लगाने हैं, काम हो जाएगा। ये इसकी गहराई है, बहुत ज़्यादा गहराई में हम अब इसकी में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ज़रूरत के हिसाब से हम इनका उपयोग कर लेते हैं। अब एक बात मुझे समझ नहीं आती है कि जो हमारे घरों में हम स्टोर करते हैं बैटरी वाली, वो कौन सी धारा होती है? तो वो यही होती है। भैया ये क्यों नहीं कर लेते? इसको स्टोर नहीं कर सकते तुम। इसके साथ दिक्कत यह है कि इसको तुम इकट्ठा नहीं कर सकते, साथ के साथ बनाओ, साथ के साथ इस्तेमाल करो। लेकिन इसको स्टोर कर सकते हो, भाई शैलों में स्टोर करते हैं। इसलिए तुम देखना कि जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो तुम अपने स्टोर करने के लिए उसे क्या लगाते हो बीच में? इन्वर्टर। अब इन्वर्टर क्या करेगा? जो एसी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जो प्रत्यावर्ती धारा आ रही है, उसको डीसी में बदल के स्टोर करेगा। वो हमेशा डीसी में स्टोर होगी। और जब तुम्हें जरूरत होगी इन्वर्टर का बटन दबाओगे तो बैटरी से डीसी लेगा, इसको एसी में बदलेगा और फिर तुम्हारे घर में दे देगा। तो इन्वर्टर दोनों काम कर रहा है वहां, एसी टू डीसी भी कर रहा है, डीसी टू एसी भी कर रहा है। तो क्या आपको एसी और डीसी में समझ में आ गया फर्क? अब भाई आपका एक सवाल हमेशा रहता है कि एसी पावरफुल होता है या डीसी? देखो, हम जो दैनिक जीवन में डीसी इस्तेमाल करते हैं वो बहुत छोटा होता है। आप कार की भी बैटरी देखोगे तो इतनी बड़ी बैटरी भी 12 वोल्ट की होती है, लेकिन एसी हमेशा 220 वोल्ट तो नॉर्मल रहती है ही। तो अगर तुमने 220 वोल्ट डीसी को इस्तेमाल किया ना और ऐसे हाथ लगा दिया जैसे सेल से लगाते हो, तो तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एसी में क्या है, ऐसे मानो समझने के लिए कि अगर ये तुम्हें पकड़ भी लेगा तो एक बार पकड़ेगा, एक बार छोड़ेगा, पकड़ेगा छोड़ेगा, लेकिन ये तुम्हें हमेशा के लिए पकड़ लेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो डीसी का आप देखो, बहुत थोड़ी वोल्टेज का हम इस्तेमाल करते हैं, वही बहुत महंगा पड़ जाता है हमें। भाई डीसी में बैटरी अगर आप लोगे, लगभग 22 वोल्ट की बैटरी, 22 वोल्ट के आसपास रहती है घर की बैटरी, वही 12-12 हज़ार रुपये की आती है। तो डीसी महंगी बहुत है, लेकिन फ़ायदा क्या है कि कहीं भी उठा के कहीं भी लेके चल दो। दूसरा, तुम उसको स्टोर भी कर सकते हो, जो कि एसी के साथ नहीं है। तो आशा करूंगा कि एसी और डीसी का ये कॉन्सेप्ट तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एसी मोटर भी होता है, एसी और डीसी मोटर भी होती हैं। भाई डीसी मोटर हम वहाँ लगाएंगे जहाँ पे हम हमेशा बिजली नहीं दे सकते, जैसे खिलौना गाड़ी की मोटर। एसी मोटर हम वहाँ लगाएंगे जहाँ पर हमें डायरेक्ट चाहिए होती है बिजली। अब जनरेटर भी 2 तरह के होते हैं। भाई मुझे तो एसी इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत पड़ती है, डीसी की भी। वैसे ज़्यादातर आप अपने दैनिक जीवन में तो एसी जनरेटर देखते हैं, डीसी जनरेटर बहुत कम देखते हैं, लेकिन होते तो हैं। तो सुनिए, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के लिए सिर्फ तुम्हें क्या याद रखना है कि अगर कोई जनरेटर एसी है, अगर कोई जनरेटर या मोटर एसी है, तो उसमें स्लिप रिंग लगा होगा, यानी कि ये तो एसी में लगता है। एसी कौन? चाहे जनरेटर चाहे मोटर। एसी में एयर कंडीशनर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऑल्टरनेटिंग करंट वाले की बात कर रहा हूं। और स्प्लिट रिंग किस में लगे होते हैं? डीसी में, यानी कि दिष्ट धारा में।
मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, ये प्रत्यावर्ती में लगे होते हैं, चाहे वो जनरेटर हो चाहे वो मोटर, और ये दिष्ट में लगते हैं, चाहे वो जनरेटर हो चाहे वो मोटर। अब देखिए सवाल पूछा जाएगा, एक तो डायरेक्ट सवाल इनसे बनेगा, इन दोनों की वजह से ही मैंने तुम्हें इतनी लंबी चौड़ी कहानी और पार्ट्स बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ट्रेनों के लिए दी जाती है वो डीसी होती है ना, कैसी बात कर रहे हो यार, क्या ट्रेनों में हम बैटरी से चला रहे हैं ट्रेन को, क्या ट्रेन को हम शेल से चला रहे हैं, नहीं। डीसी दी जाती है आपकी कार के चलाने में, जो आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, उनकी कॉस्ट देखो इसीलिए तो महंगी है। आपको लिथियम मतलब आपके घर वाली बैटरी तो तेजाब वाली बैटरी है, कार में तो तेजाब की बैटरी नहीं रखोगे, तो सूखी बैटरी आती है, ड्राई बैटरी जो लिथियम की बनी होती है, इतनी ज़्यादा महंगी होती हैं वो, उनकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बहुत होती है, वो होती है डीसी पावर। ठीक है, चलो, तो पेपर में तो देखो इतना ही आएगा, पेपर में इससे ज़्यादा कभी तुमसे नहीं पूछा जाएगा। अब सवाल ये आएगा कि क्वेश्चन आएगा कि एसी को एसी टू डीसी, एसी को डीसी में कौन बदलता है, एसी को डीसी में कौन बदलता है। अब इस प्रश्न का उत्तर निर्भर करेगा ऑप्शंस पे। जैसे मैंने मान लो एक तो ये प्रश्न बनाया, एक ऑप्शन है आपका आई इन्वर्टर, ठीक, बी ऑप्शन है एलईडी, सी ऑप्शन है आपका मोटर, और डी ऑप्शन है इसमें सोलर सेल। ठीक है, अच्छा जी, एक यहां दूसरे तरह का सवाल है जिसके ऑप्शन ये हैं, जिसमें है आपका स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग यानी कि विभक्त वलय, बी ऑप्शन है आर्मेचर, सी ऑप्शन है मैग्नेट यानी कि चुंबक, और डी ऑप्शन है आपका वायर, मान लो कोई भी ऑप्शन दे देगा, कुछ भी ऑप्शन देगा, तार। अब देखो क्वेश्चन दोनों ही ठीक है, आंसर इसका होगा इन्वर्टर और इसका होगा स्प्लिट रिंग। ये अलग अलग क्यों है, यहां फर्क है वोल्टेज का। अगर आप छोटे उपकरणों को देखें, जैसे 5 वोल्ट तक के उपकरण हो गए, तो 5 वोल्ट से नीचे के उपकरणों को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है ये। 5 वोल्ट से छोटे के, जैसे आपके फ़ोन का चार्जर हो गया, जैसे आपका मतलब जितना भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, ये सब 5 वोल्ट से नीचे लेते हैं। फ़ोन हो गया, चार्जर हो गया, और आपके ये ईयरफोन हो गए, ईयरबड्स हो गए, सब। लेकिन अगर 5 वोल्ट से ज़्यादा की बात करोगे, 220 वोल्ट पे बात करोगे, तो फिर वो जनरेटर देता है। तो जो छोटा सा मशीन घर में लगी होती है उसको इन्वर्टर कहते हैं, वो एसी टू डीसी कन्वर्ट करेगा। लेकिन जनरेटर या मोटर में जो एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है वो होते हैं आपके स्प्लिट रिंग। ठीक है, तो दोनों ही तरह से आंसर आपका बन जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देवेंद्र प्रकाश ने गजब की बात कही है। देखो जनरेटर की जो प्रवृत्ति होती है ना, जो जनित्र होता है, वो अंदर से हमेशा एसी ही देगा, नेचुरली प्राकृतिक रूप से वो एसी देगा, ऑल्टरनेटिंग करंट देता है। कम्यूटेटर उसमें लगा कर हम डीसी लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम पढ़ते हैं कि डीसी अगर होगा तो उसमें हम कम्यूटेटर लगाएंगे, विभक्त वाले लगाएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई। 7-8 चैप्टर और रह गए अभी आपके। ठीक है मोनू, खूब प्यार से पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं। तो ये एक अच्छा टॉपिक है, समझने लायक टॉपिक है, रटोगे तो सब भूल जाओगे। अब मैग्नेटिज्म में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है थंब रू उसका घूमने की दिशा का, कि भाई इनको पता करने के लिए दिशा कौन सी यूज होती हैं। तो देखो यहाँ पे हम 2 दिशाओं की बात करेंगे, दोनों ही फ्लेमिंग के रूल हैं। फ्लेमिंग्स, जनरेटर और मोटर के लिए फ्लेमिंग्स के रूल यूज होते हैं, फ्लेमिंग्स एंड रूल। और मैं तुमसे कहूँगा इसे इंग्लिश में ही पढ़ो तो ज़्यादा बढ़िया है, हर एक सवाल इंग्लिश हिंदी में होता है, उसका रीज़न तुम्हें पता लग जाएगा। बाकी तुम्हारी मर्जी है कि तुम इसको हिंदी में पढ़ सकते हो। तो डैश मैंने लगाया, एक तरफ मैं लिखता हूँ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल कहो, राइट हैंड रूल है, हाँ थंब रूल नहीं है, राइट हैंड रूल। और एक है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो राइट हैंड रूल क्या होता है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होता है इसके लिए, जनरेटर के लिए। एक सवाल तो ये तैयार हो गया, बोलो जनित्र के लिए फ्लेमिंग का कौन सा नियम यूज होगा, राइट हैंड रूल, और लेफ्ट हैंड रूल यूज होगा मोटर के लिए।
कैसे याद रखेंगे भैया? ट्रिक से याद रखो। अल्फाबेट में एल और एम एक साथ आते हैं, एल और एम, तो लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए, तो राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए। बहुत आसान है। गुरुजी अगर इन्वर्टर और प्रत्यावर्ती दोनों हो तो ऑप्शन में योगिस कभी नहीं हो सकता, कभी ऐसा संभव ही नहीं है कि वो दोनों एक साथ ऑप्शन में देगा। जब तुम फॉर्म भरते हो तो तुम जेंडर चुनते होंगे, तो क्या उसमें मेल और फीमेल दोनों चुनना जरूरी होता है? ये बिल्कुल वही सवाल है। अगर दोनों ही चुनना कंपलसरी हो तब तो दोनों ऑप्शन में एक साथ हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकता ना भाई, जो मेल है वो फीमेल नहीं हो सकता, जो मेल है वो फीमेल नहीं हो सकता, तो ऐसे ही दोनों ऑप्शन कभी नहीं होंगे, है ना। चलिए, अब आखिर ये होते क्या हैं, तो पहले समझो तुम राइट हैंड रूल को और उसके बाद समझ लेंगे लेफ्ट हैंड रूल को। देखिए जी, राइट हैंड रूल में क्या होता है, यह है आपका राइट हैंड रूल। तो ये बोलते हैं आपके फ्लेमिंग साहब बोलते हैं कि अपने राइट हैंड को आप ऐसे एडजस्ट करो कि आपकी जो मिडिल फिंगर है, जो फोर फिंगर है और जो थंब है, यानी जो अंगूठा है, जो मध्यमा है और जो तर्जनी है, ये तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएं। अब हमें जनरेटर में क्या चाहिए होता है? जनरेटर में चाहिए होता है हमें मोशन चाहिए होता है, गति चाहिए होती है ना भाई। जनरेटर में क्या होती है? गति, ये याद रखना। और मोटर में होता है बल, यानी कि फोर्स। भाई मोटर में ताकत ही तो चाहिए, बल ही तो चाहिए हमें, और जनरेटर में गति चाहिए। तो ये कहते हैं जनरेटर के केस में कि आपका अंगूठा दिखाएगा फोर्स को, बल को, और ये दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र को, और ये वाली जो उंगली होगी ये आपकी दिखाएगी करंट को, धारा को। तो हम इसको ऐसे याद रखते हैं, फादर, मदर, चिल्ड्रन, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और आपका डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायग्राम तो इसका क्या ही बनेगा, आप ऐसे ही याद रखो, पेपर में डायग्राम थोड़ी बनाओगे। आप ऐसे याद रखो कि भाई अगर देखो, एक ये है आपका थंब, उसके बाद आपकी एक फिंगर ये वाली है, और एक फिंगर कौन सी है आपकी? अंदर वाली है। तो अंदर वाली को कैसे दिखाओगे? ऐसे दिखा दो। तो ये क्या है? ये फोर्स को दिखाएगा। ये फादर है, ये मदर है, और ये चिल्ड्रन है। यानी कि ये फोर्स को दिखाएगा, बल को दिखाएगा, ये दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड को, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को, तीन ही चीज तो हैं, और ये दिखाएगा धारा को, करंट को, सी फॉर करंट, धारा। तो चुंबक और देखो, करंट और चुंबक की वजह से हमें फोर्स मिल पा रहा है, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, यहां पे आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड रूल में क्या देखेंगे हम? लेफ्ट हैंड रूल में वो कहते हैं कि देखो, राइट हैंड रूल में ये दिखाता है फोर्स को, बस यहां पे मोशन लिख दो, बात खत्म। जो यहां फोर्स था राइट हैंड रूल में, उसको यहां क्या लिख दो? मोशन लिख दो। बाकी ये फील्ड और डायरेक्शन ही रहेंगे, तो सिर्फ मोशन का अंतर है। यानी कि अगर हम लेफ्ट हैंड रूल को देखेंगे तो लेफ्ट हैंड रूल कैसे बनेगा? ऐसे, ऐसे, और अंदर की उंगली को मैं ऐसे दिखाई देता हूं। तो तुम कहोगे कि ये क्या है? मोशन। यानी कि ये क्या है? गति है। और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। और ये क्या है? करंट है, धारा है, करंट यानी कि धारा। ये हो गए जी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। थंब क्या दिखाता है, मिडिल फिंगर क्या दिखाती है, फोर फिंगर क्या दिखाती है, ठीक है। चलो, स्क्रू रूल, थम्स अप रूल। भाई देखो, स्क्रू रूल जो है, मैक्सवेल साहब का जो नियम था उसी को स्क्रू रूल बोला जाता है। बस तीन नियम तुम्हें पढ़ने हैं। एक तो मैक्सवेल साहब का स्क्रू रूल, उसके बाद तुम्हें दो नियम और पढ़ने हैं, फ्लेमिंग साहब के राइट हैंड, थंब, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। जो मैक्सवेल साहब का थंब रूल था, जो कि किसी कंडक्टर में करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेक करने के लिए यूज कर रहे थे, धारा की दिशा से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए कर रहे थे, उसी को हम कॉर्क स्क्रू रूल भी बोलते हैं। वो एक ही बात थी, ठीक है। तो एक बार बताइए, क्या आप सभी को समझ में आ गई है मेरी बात? जल्दी बताइए। अगर समझ में आ गई है, नोट हो गई है, तो थम्स अप करेंगे। हाँ बिल्कुल भाई, राइट में ईएमएफ होता है, हाँ सही बात तो है।
अच्छा ओ सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया इसमें। देखिए लेफ्ट में मोशन नहीं होता, सॉरी, लेफ्ट में जो है ये मोशन नहीं होता, ये उल्टा लिख दिया है। ये फोर्स यहाँ आएगा, बस इतना याद रखो, मोटर में फोर्स आएगा और जनरेटर में मोशन आएगा। ठीक है, बस इतना याद रखो, बाकी इससे कुछ बहुत ज़्यादा कभी नहीं पूछा जाएगा। बस ये दो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बारे में, और लेफ्ट हैंड रूल कहाँ अलग यूज़ होता है, राइट हैंड रूल कहाँ अलग यूज़ हो जाता है। ठीक है, बल और गति एक्सचेंज हो गई, कोई नहीं, सॉरी गलती से हो गया, बाकी आप समझ लो। तो आशा करूँगा कि आप सभी को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये हो गया आपका मैग्नेटिज्म कंप्लीट। अभी हम, चूँकि देखो थोड़ा सा ना गहराई में जाने की आवश्यकता है, तो कल हम और आगे चलेंगे और हम मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी का मिला जुला खेल देखेंगे। अभी तक हमने इलेक्ट्रिसिटी को सेपरेट पढ़ा, मैग्नेटिज्म को सेपरेट पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का कॉम्बिनेशन पढ़ा। आगे हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का कॉम्बिनेशन ही पढ़ेंगे, थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे और फिर हम बिल्कुल एक टोटली नए चैप्टर पर मूव ऑन कर जाएंगे। तो ये रही आपकी क्लास जिसमें हमने मोटर और जनरेटर को शायद बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखा, समझा, उससे संबंधित हर एक नियम को न केवल हमने रटा बल्कि प्रैक्टिकली देखा। इतना करते रहिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% है, कुछ चीज़ें हम प्रैक्टिस की मदद से भी कवर करेंगे। इसलिए ही मैंने सर से खुद से बोला है कि प्रैक्टिस सेट मैं ही कराऊंगा, क्योंकि मुझे ही पता है कि किन किन चीज़ों को मैंने थ्योरी में कवर कर लिया है और किन किन चीज़ों को अभी प्रैक्टिस में कवर करना बाकी है। क्या यहाँ सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती? कोई फ़ायदा नहीं है, उनकी थ्योरी कभी नहीं पूछी जाती। तो डायरेक्ट जहाँ पे न्यूमेरिकल या क्वेश्चन की फॉर्म में हम चीज़ों को कवर करेंगे वो हम प्रैक्टिस सेट में कर रहे होंगे। तो मिलते हैं कल। नमस्कार, धन्यवाद।